हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। हम चाहे जितने भी कॉस्टली पर्सेस या बैग्स खरीदें, पर एक टाइम के बाद उनकी सबकी लेदर और रेक्सिन्स उतरने लग जाती हैं। स्पेशली बारिश में या बारिश के बाद तो सारे ही बैग्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसे में जब उनकी चेन और सारा अंदर का लाइनिंग मटेरियल अच्छा रखा रहता है तो हमें वो बैग्स या पर्स फेंकने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे में अब क्या करें, उन पर्सेस को नया कर लें। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम उन्हें नया कर लेते हैं। तो मेरे साथ में बने रहिए पूरे वीडियो में और एंड तक देखिए कि हम अपने पर्स को कैसे नया कर रहे हैं। जब आपके किसी पर्स में या क्लच में स्क्रैच आने लग जाएं, तो उसे पूरा क्लीन कर लीजिए। सारा जो उसकी लेदर स्किन है उसे पूरा, जो छिल रही है उसे पूरे को रिमूव कर देंगे। अच्छे से डस्ट करेंगे, क्लीन करेंगे। उसके बाद वाइट एक्रिलिक कलर से पूरे क्लच को या पर्स को स्पंज डैबर की हेल्प से वाइट एक्रिलिक कलर कर देंगे। जब वो वाइट एक्रिलिक कलर सूख जाए, उसके बाद हमारे क्लच में जो फ्रेम है या कोई भी ऑर्नामेंटल डिज़ाइन है या चेन है तो उसे भी पहले क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे डेकोपाज टिश्यू। तो मैंने यहाँ पर फेविक्रिल मॉच पॉच ले लिया है और एक लिया है डेकोपाज टिश्यू। अपने क्लच पर पहले हम टिश्यू को रख कर एडजस्ट करके देखेंगे कि कहाँ पर हम कौन सी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, हमारा पैटर्न क्या है और वो कितना एरिया जो है, स्पेस जो लेने वाला है और उसे हम किस तरह से एडजस्ट करने वाले हैं। जब हम सारा मेज़रमेंट कर लें तो उसके बाद शुरू होता है हमारा टिश्यू पेपर को टियर करने के लिए फर्स्ट स्टेप। एक बाउल में साफ़ पानी लेंगे और एक साफ़ ब्रश लेंगे। देख लेंगे उसमें पहले से किसी तरह का कलर तो नहीं है, वरना हमारा टिश्यू पेपर ख़राब हो सकता है। तो हम साफ़ ब्रश को पानी में डिप करते जाएंगे और जो डिज़ाइन हमें यूज़ करनी है उसकी आउटलाइन के बाहर से हम एक पानी की आउटलाइन बनाएंगे। पानी की आउटलाइन बनाने से टिश्यू पेपर उस जगह से थोड़ा सा गल जाता है। तो जब हम उसे टियर करते हैं तो वो इजीली टियर हो जाता है। डेकोपाज में टिश्यू को टियर करके ही यूज़ किया जाता है, पर कई डिज़ाइंस ऐसे होते हैं कि जहां हमें फसी कटिंग की ज़रूरत होती है तो हम सीजर्स से उस आउटलाइन पे भी कटिंग कर सकते हैं। जहां पर हमने पानी लगाया है उस जगह पर हम थोड़ा सा प्रेशर देंगे ब्रश की बैक से, ब्रश से, फिंगर से या पेंसिल से थोड़ा सा प्रेशर देते जाएंगे, तो ताकि हमने जहाँ से भी हमें टिश्यू पेपर को टियर करना है वो बस उसी जगह से टियर हो, कहीं एक्स्ट्रा जगह से वो हमारे डिज़ाइन को डैमेज करते हुए नहीं फट जाए। जहाँ से हमने पानी लगाना शुरू किया है, जहाँ हमने स्टार्टिंग में लगाया, वहाँ से हम टियर करना शुरू करते हैं और अपने हाथ में इस तरह से दबाए रखते हैं कि ताकि ये उड़ के फटे नहीं। टिश्यू पेपर को या डेकोपाज पेपर को टियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे एक साइड से टियर करते हुए पूरा टियर करते हैं। जितना डिज़ाइन हमें चाहिए हमने उतना डिज़ाइन पेपर टियर कर लिया है। थोड़ा सा डिज़ाइन हम और भी लेंगे, पर अभी एक बार इसे एडजस्ट कर लें उसके बाद में। तो अब पहले हम रख के देखेंगे कि हमें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। जब हम उसको सेट कर लेंगे और कहीं पर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पेपर में कुछ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा टच्ड हैं और अटैच हैं, जिन्हें हमें सीजर से ही निकालना पड़ेगा। यदि हमने टियर किया तो शायद वो हमारे पेपर को ज़्यादा डैमेज कर दे। डेकोपाज टिश्यू जो होते हैं इनमें लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की। तो किसी टिश्यू में 3 लेयर होती हैं, किसी में 4 लेयर होती हैं। क्योंकि हम बहुत थिन पार्ट यूज़ करते हैं तो ये जो लेयर्स हैं हमारे टिश्यू पेपर को थिक बनाए रखने में और सेफ रखने में सपोर्ट करती हैं।
जब हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ हमें कहाँ पर क्या लगाना है, तो हम शुरू करेंगे इसकी लेयर्स को निकालना। टिश्यू पेपर की एक लेयर तो बहुत आसानी से निकल जाती है, पर कई बार टिश्यू की जो लास्ट प्लाई होती है उसको अलग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टिश्यू पेपर की पहले एक लेयर निकाल देंगे और उसके बाद दूसरी लेयर निकालने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं निकलती है तो हम हाथ में फिंगर्स में थोड़ा सा डेकोपास ग्लू लेंगे और दोनों साइड में टिश्यू पेपर को ऐसे पकड़ेंगे तो हमारी फिंगर्स के साथ में चिपक के वो अलग हो जाएगा। मेरा ये जो टिश्यू है ये 3 प्लाई है और इसमें 2 प्लाई पहले एक साथ निकल गई और लास्ट वाली प्लाई को निकालने के लिए हमें यूजुअली मॉस पॉज को फिंगर में लगा के निकालना पड़ता है। जब हमारा टिश्यू पेपर सिंगल लेयर में रह जाए तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पर्स पर मॉच पॉच लगाना। तो मैंने यहाँ पर मॉच पॉच को एक प्लेट में ले लिया है और बिल्कुल क्लीन साफ ब्रश से मैं मॉच पॉच लगा रही हूँ। पहले सरफेस पे सेंटर में मैंने मॉच पॉच लगाया है क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अनइवन है, तो हमें ये पता नहीं है कि उसमें कितना एरिया हमें मॉच पॉच लगाना है। तो हम काम करते जाएंगे और मॉच पॉच लगाते जाएंगे। मॉच पॉच लगा के कहीं भी इसमें पीछे एयर नहीं आ जाए या टिश्यू पेपर इतना थिन होता है तो ये फट नहीं जाए हमारी फिंगर से, इसलिए इस पर डायरेक्ट फिंगर नहीं लगाते हैं। इसके ऊपर से एक पॉलीथीन रख के उससे प्रेस करते हैं। सेंटर का पार्ट पेस्ट कर लेने के बाद में साइड में भी टिश्यू पेपर को ऊंचा करते हुए जितनी भी एरिया में हमें चाहिए उतनी एरिया में हम मॉच पॉच लगाते जाएंगे और बाकी बचे हुए सारे पूरे टिश्यू को भी हम इसी तरह से पेस्ट कर देंगे। जब हम मॉच पॉच लगा रहे हैं और टिश्यू पेपर को उसके ऊपर लगा रहे हैं तो बीच में कहीं भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। यदि बीच में कहीं एयर रह जाती है तो हमारे टिश्यू में सल पड़ जाता है, उस प्लेस पे टिश्यू पेपर में क्रश दिखाई देता है। उसकी वजह से हमारा जो काम हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा फिनिशिंग कम दिखाई देती है। डेकोपास टिश्यू लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस का होना ज़रूरी है। यदि जल्दबाजी की तो हमारा टिश्यू कहीं से फट सकता है या उसमें सल वाला टेक्सचर आ जाएगा, जिससे उसकी फिनिशिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो हमारा पूरा टिश्यू लग जाए तो 5 मिनट्स के लिए उसे छोड़ देंगे और हल्का सा सूखने के बाद ऊपर से एक लेयर मॉच पॉच की और कर देंगे। जब वो एक लेयर सूख जाए तो ऊपर से एक लेयर और करेंगे। जितना भी टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा है जो हमारे डिज़ाइन में यूज़ नहीं हुआ है और लटक रहा है उसे हम इसी टाइम पे टियर कर देंगे। और साथ क्योंकि अभी वो गीला है तो जहाँ भी हम उसे एडजस्ट करेंगे वो एडजस्ट हो जाएगा, पर जब वो सूख जाएगा तो मे बी वो एडजस्ट होने में दिक्कत करे। जब तक मैं यहाँ पर सारी पत्तियों को इसमें पेस्ट कर रही हूँ तब तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट करके बताएं कि आप में से कौन कौन ऐसा है जिसके पास में अपने ओल्ड पर्सेस जो कि स्क्रैप होने की कगार पे हैं पर आपने उन्हें संभाल के रखा हुआ है, जिनके साथ में आपकी कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी हुई है। जितना पेपर हमने स्टार्टिंग में लिया था हमने वो पूरा काम कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमें कहीं और थोड़ा बहुत डिज़ाइन और लगाना है तो हम और पेपर टियर कर लेंगे और अपने जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं या हमने जो पेपर लगाया है उसके डिज़ाइन को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं डिज़ाइन को बैलेंस कर रही हूँ तब तक आप ये बताएं कमेंट में कि कितने लोग अभी तक अपने कितने पर्स फेंक चुके हैं स्क्रैप होने की वजह से। हमारा टिश्यू पेपर का काम कंप्लीट हो जाने के बाद में जितना भी पेपर उसमें एक्स्ट्रा लटक रहा है या बड़ा पड़ रहा है, स्पेस से बाहर आ रहा है, उसे हम थोड़ी सी देर के बाद में वहाँ पर टियर कर देंगे। क्योंकि यदि हमने गीले में हाथ लगाया
तो शायद कहीं और से भी डैमेज हो जाए, इसलिए थोड़ा सा उसको सूखने देंगे और उसके बाद में हम उसे नेल से, फिंगर से या सीजर्स से उसे कट कर देंगे वहीं पर ही जहाँ से हमें उसको एंड करना है। क्लच में जहाँ पर भी ग्लू के मार्क्स इसकी जो फ्रेम है उस पे आ गए हैं तो उसे क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी जब तक वो वेट है तब तक हम उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। सूखने के बाद क्लीन करना इजी नहीं होता। डेकोपास का काम कंप्लीट होने के बाद हम उसे सूखने देंगे और उसके जब अच्छे से सूख जाए तब हम करेंगे उसका बैकग्राउंड तैयार। तो यहाँ पर मैंने फेविक्रिल के पेस्टल शेड्स ले लिए हैं और उसमें से मिंट ग्रीन कलर का शेड मैं लगा रही हूँ। कलर स्पंज डैबर से कर रही हूँ। ब्रश से सीधा सीधा हमें नहीं लगाना होता, थोड़ा सा स्पंज से हम करते हैं तो थोड़ा सा टेक्सचर डिफरेंट आता है, तो लुकिंग भी बदल जाती है। ऑर्डिनरी लुकिंग जो होती है उससे इसमें टेक्सचर में जो लुक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। हम पर्स तो बहुत यूज़ करते हैं, पर जब अपने हाथ का पर्स हो, अपने हाथ से बनाया हुआ हो, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। हम अपने हिसाब से कलर्स कर सकते हैं, अपने मनचाहे शेड्स उसमें दे सकते हैं, चाहे जितने कलर लगा सकते हैं। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप बताइए जल्दी से कमेंट में कि आपको ये कैसा लग रहा है। हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी फाइनल मान सकते हैं, पर मैंने इसमें अभी और काम किया है, क्योंकि मुझे जो इसमें मैचिंग चाहिए थी वो थी ऑलिव ग्रीन की, पर यहाँ पर अभी ऑलिव होने में टाइम था। क्योंकि इसे हम खुद बना रहे हैं तो हम चाहे जितने शेड्स इसमें ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि ये आप अपने लिए बनाने वाले हैं या मम्मी के लिए बनाने वाले हैं, या मम्मी खुद अपने लिए बनाने वाली हैं। क्लच में जो भी डिज़ाइंस हम देखते हैं तो दोनों साइड एक जैसा होता है, तो हम भी इस क्लच को दोनों साइड से एक जैसा करेंगे। एक्वा ब्लू का काम पूरा होने के बाद हमने यहाँ पे ऑलिव ग्रीन और ग्रीनरी कलर ले लिया है और दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके ऑलिव को थोड़ा लाइट कर रही हूँ। जैसे ही हमारा शेड बन जाएगा तो स्पंज लेंगे और उसे हम साइड साइड में डैबिंग करते हुए लगा देंगे। हमें साइड्स को थोड़ा डार्क ही रखना है, तो हम साइड्स में भी दोबारा से डैबिंग करेंगे। डेकोपास के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोस में स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेकोपास के और कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डेकोपास ऑन जार, ग्लास बॉटल, बैग एंड वॉल डेकोर, आपको कई तरह के वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चेक करते जाएंगे कि हमने कलर सारा एक जैसा कर दिया है चारों तरफ, या कहीं हमारा कलर कम ज़्यादा है, लाइट डार्क है। यदि वो कम ज़्यादा में इफ़ेक्टिव लग रहा है तो चलने दें, अदरवाइज़ उसे सिमिलर करने की कोशिश करें। जब चारों तरफ में आपका स्पंज डैबर हो जाए तो फिर ब्रश से साइड्स को भी और हाईलाइट करेंगे, जिससे उसकी डेप्थ थोड़ी और बढ़ जाए। साइड्स को थोड़ा और डार्क करने के लिए हम ब्रश से ऑलिव कलर डायरेक्ट भी लगाएंगे। डेकोपास फ्रेंच की आर्ट है और आजकल ट्रेंड बना हुआ है फ्रेंच सीखने का, तो फिर फ्रेंच की आर्ट सीखना तो बनता ही है। एक बार डेकोपास ट्राई करके देखेंगे तो बिलीव मी, आपको इतना मज़ा आएगा कि आप उसे हर चीज़ पे डेकोपास करने का आपका मन करेगा। और पेस्टल शेड्स के साथ तो डेकोपास और भी ज़्यादा ब्राइट निकल के आ रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जब हमारा साइड्स का कलर कंप्लीट हो जाएगा तब हम वापस से ग्रीन कलर लेंगे, डार्क ग्रीन और ऑलिव, और दोनों को मिक्स करके
ऑलिव को थोड़ा डार्क करेंगे और जितनी भी हमारे इस डिज़ाइन में डेकोपाज में लीव्स हैं उन सबको हाईलाइट करेंगे। ब्रश से हाईलाइट करने में भी किसी तरह की आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जस्ट ब्रोकन लाइंस में भी आउटलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे तो भी वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। हाईलाइट करने के लिए हाथ को जस्ट शिवरिंग करते हुए चलाना होता है, जैसे कि आप डेकोपाज से डर रहे हैं और आपका हाथ शिवरिंग कर रहा है। तो जब ऐसी शिवरिंग वाली हाईलाइटिंग हम करते हैं तो वो बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि डेकोपाज में जब हमने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, चाहे हमने डेकोपाज पेपर का यूज़ किया हो, पर आउटलाइन नहीं करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि डेकोपाज में आर्टिस्ट होना या बहुत अच्छा आर्टिस्ट होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक नॉन आर्टिस्ट पर्सन भी डेकोपाज बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। उसके लिए आप मेरे सारे डेकोपाज के वीडियो देख लें, सब पे कमेंट करें और लाइक करें, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपने मेरे कितने वीडियोस देखे हैं। जब सारा ऑलिव ग्रीन का काम हो जाएगा तो हम फ्लावर्स को भी हाईलाइट करेंगे। फ्लावर्स को हाईलाइट करने के लिए हमने रेड कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला के मरून कलर बना लिया है और हम फ्लावर्स को डेप्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम फ्लावर्स की भी एक हाइलाइटिंग कर लेंगे, उसके बाद सेम कलर में थोड़ा सा वाटर डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूटेड वाटर को हम सारे फ्लावर्स और सारी पत्तियों पे दोबारा से ब्रश से अप्लाई करेंगे और हमारे प्रिंट को थोड़ा सा हाइलाइटिंग देंगे। जब हमारा ये सारा काम ड्राई हो जाएगा तो हम बहुत टाइनी से फ्लावर्स वाइट एक्रेलिक कलर से 0 नंबर के ब्रश से बनाएंगे। मैं ये फ्लावर्स 2 नंबर के ब्रश से बना रही हूँ। जब हमारे फ्लावर्स भी बन जाएंगे तब हम लेंगे गोल्डन 3D आउटलाइनर और कहीं कहीं कुछ लाइंस और कुछ कर्व्स बनाएंगे।
अब तक हमारे वाइट वाले फ्लावर्स ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम 3D आउटलाइनर वाइट लेंगे और अपने सारे फ्लावर्स को और हाईलाइट करेंगे। जहाँ हमने फ्लावर्स नहीं बनाए वहाँ भी हम बहुत टाइनी फ्लावर्स बना सकते हैं। याद रहे कि हमें ये सारा काम पीछे भी करना है, क्योंकि हमारा क्लच जो होता है वो दोनों साइड से एक जैसा होता है। 3D आउटलाइनर का काम कंप्लीट होने के बाद ये जो हमने टाइनी फ्लावर्स बनाए हैं, इनके अंदर कहीं कहीं पर छोटे छोटे से स्टोन्स फिट कर देंगे। क्योंकि हमने 3D आउटलाइनर से लगाया है, तो 3D आउटलाइनर के साथ में हमें जब तक वो गीला है कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी के अंदर जब स्टोन को फंसाते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। उसके अलावा हमें जहाँ जहाँ भी और डिज़ाइन बनानी है, ऑर्नामेंटल डिज़ाइन बनानी है, वहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू से मार्क करेंगे और उसमें ऑर्नामेंटल स्टोन्स लगा देंगे। जब तक मैं ये ऑर्नामेंटल स्टोन्स लगा रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब हम सोचते जाते हैं और काम करते जाते हैं तो हमें मालूम भी नहीं होता कि हम क्या करने वाले हैं और उसका लुक कैसा आएगा। तो सच में वो एक इमेजिनेशन वाला जो काम है, जब वो कंप्लीट होता है और उसका आउटलुक जो हमें दिखता है सबको पसंद आता है, तो वो फीलिंग जो होती है ना, वो अमेजिंग फीलिंग होती है। जब आपका आर्टिकल कोई देखता है और अप्रिशिएट करता है आपके थॉट्स को, आपके इमेजिनेशन को, आपकी क्रिएटिविटी को, तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह की खुशी को पाने के लिए आप भी फटाफट से अपना एक क्लच या बैग या पर्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से किया हुआ काम ओरिजिनल होता है, इसमें किसी की कॉपी नहीं है। फ्लावर्स के सेंटर में, फ्लावर्स के चारों तरफ जहाँ जहाँ भी हमें लगाना है तो हम वहाँ पर स्टोन्स लगाते जाएंगे। स्टोन्स लगाने के लिए ब्रश के बैक में हम थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और उसकी हेल्प से हम ब्रश के पीछे से स्टोन्स उठा के अपनी प्लेस पे रखते जाएंगे जहाँ हमें लगाना है। स्टोन्स लगाते लगाते अब हमारा ये काम कंप्लीट होने लगा है और देखते हैं इसका फाइनल आउटलुक कैसा आया है ना अमेजिंग, बहुत सुंदर है। इट्स ब्यूटीफुल। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको ये पर्स कैसा लग रहा है और आप इसे कितने नंबर देंगे। कब आप अपने लिए बनाने वाले हैं या आप ऑर्डर पर बनवाने वाले हैं, जल्दी से बता दीजिए। और इसके अंदर जो चेन है हम उसे भी लगा लेंगे, रेडी हो गया। और हैंग करके हम चल दिए पार्टी के लिए। वाओ, है ना सुपर कूल आइडिया। तो आप भी यदि वीडियो को देखने में खो गए थे तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।